गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल काम आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं शूट कर पा रहा था। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। और आज दोस्तों जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम टल चुका है, कोई बात नहीं, और हमारी तैयारी करने का और अच्छा टाइम हमको मिल गया है। तो अब है ना, अब ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर ही फोकस करें। अभी तो समय ठीक ठाक मिल गया है। तो जो आपके टॉपिक्स वीक हैं, तो मैंने मैक्सिमम देखा है जो प्राचीन इतिहास है, तो उसमें बच्चों के टॉपिक ना मतलब वीक रह ही जाते हैं। कितना भी आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो 10 में से मान के चलो आप 5 से 6 ही क्वेश्चन बना पाएंगे। और इन डेप्थ ही बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया है तो मान के चलिए आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो वेटेज है ना वो तो कम है ही, लेकिन इसमें क्या है ना, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग उससे बन नहीं पाते, वो फैक्चुअल बहुत रहता है और यहाँ से क्वेश्चन को फंसना बहुत कम होता है। और इसको मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ खान सर वाला है, KGS का है, और टेस्ट नंबर 7 है जो प्राचीन इतिहास के बारे में है। उसमें बिहार को बेसिकली फोकस किया गया है क्योंकि जो एंशियंट है, मॉडर्न है, मिडाइवल है, तो ये पार्ट तो है ही, लेकिन ये पार्ट जितना आपका बिहार को लेकर के है तो बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो उसी को फोकस करके इसमें बेसिकली आर्ट एंड कल्चर भी ऐड है और अपना प्राचीन इतिहास भी ऐड है। और प्राचीन इतिहास जो है वो आपका बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ऐड है। ठीक है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सोमपुरा महाविहार की स्थापना शैली, जिसमें सीढ़ीदार और क्रूज के आकार की योजना पर निर्मित एक विशाल केंद्रीय मंदिर है, और ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के स्थापत्य विकास को प्रभावित किया है। ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशिया की बौद्ध मंदिर कला, चोल साम्राज्य के द्रविड़ शैली के संरचनात्मक मंदिर, दक्कन में राष्ट्रकूटों के शैल उत्कीर्ण गुफा वास्तुकला, खजुराहो में चंदेल राजवंश के नागर शैली के मंदिर। तो बताइए इसका सही डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की बौद्ध मंदिर वास्तुकला के बारे में ये बात कही गई है। आइए इसके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लेते हैं। और जो दोस्तों मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, या तो आप ईयरफोन लगा के सुनते रहिएगा, इसको रिवीजन मल्टीपल टाइम कर लीजिएगा, या फिर इसको नोट डाउन करते हुए चलना, जैसा आपको ऑप्शन लगे वैसा आप करते रहना। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में निर्मित पहाड़पुर स्थित सोमपुरा महाविहार उपमहाद्वीप के सबसे बड़े मठ परिसरों में से एक माने जाते हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। और इस परिसर की प्रमुख वास्तुकला की विशेषता देखें तो यहाँ एक विशाल सीढ़ीनुमा क्रूसी फॉर्म यानी कि क्रॉस आकार के मंदिर, केंद्रीय मंदिर हैं, जो चारों ओर से 170 से अधिक कोठरियों से घिरे वर्गाकार प्रांगण के मध्य स्थित हैं। इसकी यह सीढ़ीनुमा क्रूसीफॉर्म योजना देखें तो जिसमें चारों ओर दिशाओं में स्तरित उभार है, दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध स्मारकों की मंदिर शैली से संरचनात्मक समानता दर्शाती है। और विशेषकर प्रम्बानन के शिव मंदिर तथा कंबोडिया और म्यांमार की विस्तृत मंदिर शैली है। चोल द्रविड़ वास्तुकला का विकास एक स्वतंत्र दक्षिण आगामिक परंपरा से हुआ है, और एलोरा में राष्ट्रकूटों द्वारा चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला पश्चिमी दक्कन की गुफा परंपरा का अनुसरण करती है, जिसमें चालुक्य काल की मजबूत उदाहरण मिलते हैं। खजुराहो के चंदेल नगर मंदिर उत्तर भारतीय शिखर परंपरा से संबंधित थे, जो कि पहाड़पुर क्रूसीफॉर्म योजना से पूरी तरह से भिन्न थे। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के लिए धातु के सिक्कों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों और समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग आम बात थी। मेसोपोटामिया में कुछ हड़प्पाकालीन मोहरें पाई गई थीं। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो पहला वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हड़प्पावासी की जो अर्थव्यवस्था है सिक्कों या धातु से निर्मित मुद्रा पर आधारित नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों या मुद्रा के कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं, और उनकी व्यापारिक प्रणाली मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम के आधारित थी। ठीक है ना। यानी कि सेवाओं, जैसे मान लीजिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु चाहिए तो आप वस्तु ही देंगे और तभी वस्तु आपको मिल पाएगी, तो इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय व्यापार। ठीक है। और कथन 2 भी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 कथन स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो इसमें हड़प्पा सभ्यता में घरों, जल निकासी प्रणालियों और शहरी नियोजन के मानकीकृत की पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है,
ये कथन गलत है ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में इसमें कह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों और समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग आम बात थी। तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता घरों, जल निकासी प्रणालियों और शहरी नियोजन के लिए मानकीकृत पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। मिस्र की सभ्यता मुख्य रूप से धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों का उपयोग करती थी, पकी हुई ईंटों का नहीं, है ना। तो इसमें अपने सब जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो ये तो बात ठीक है, लेकिन जो मिस्र की सभ्यता है ना, मुख्य रूप से धूप में सुखाई गई मिट्टी का ईंटों का उपयोग करती थी, ना कि पकी हुई ईंटों का। ठीक है, तो इसलिए भारत के सेंस में तो ये सही है कि हाँ व्यापक पकी ईंटों का उपयोग मिलता है, लेकिन ये मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बात सही नहीं है, यानी कि मिस्र की सभ्यता के बारे में बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हड़प्पा सभ्यता और मिस्र और मेसोपोटामिया तीनों की सभ्यता के बाद में इसको लिंक किया गया है। क्वेश्चन ये लोग अच्छा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता, इसमें पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, लेकिन केवल सीमित क्षेत्रों और विशिष्ट संरचनाओं में, ना कि हड़प्पा की तरह एक प्रमुख सामग्री के रूप में। तो ये कथन जो स्टेटमेंट 2 है आपका गलत हो जाएगा, केवल इसमें 3 सही होगा, क्योंकि पुरातत्वीय साक्ष्य दर्शाते हैं कि उर और सूसा जैसे मेसोपोटामिया के स्थलों पर हड़प्पाकालीन मोहरें पाई गई हैं, और ये मोहरें दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क का संकेत देती हैं। वे यह भी सुझाव देती हैं कि सक्रिय लंबी दूरी के व्यापक नेटवर्क, मोतिया वस्तुओं और धातु जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान संभव है, और कांस्य युग के दौरान साझा वाणिज्यिक आदान प्रदान इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिहार में कृषि विस्तार में लोहे के उपयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। लौह तकनीक गंगा घाटी में हमलावर मैसेडोनियाई सेनाओं द्वारा लाई गई थी। लोहे के फालों ने मध्य गंगा के मैदानों में घने जंगलों की साफ करने में मदद की थी। मगध राज्यों ने दक्षिण दक्कन के पठार से लौह अयस्क का आयात किया। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें केवल आपका 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। क्योंकि गंगा के मैदानों में लौह तकनीक 326 ईसा पूर्व के सिकंदर के मैसेडोनियन अभियानों में कई शताब्दियों पुरानी है, और मध्य गंगा क्षेत्र में लोहे के औजारों और उपकरणों का उपयोग उत्तरी काले चमकीले मृत भांड, जिसको NBPW बोलते हैं, सांस्कृतिक जड़ से जुड़ा है, और जो व्यापक रूप से लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व का है। लौह तकनीक का विकास और प्रसार उपमहाद्वीप में प्रसार की स्वदेशी प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ था, और इस क्षेत्र के साथ किसी भी मैसेडोनियन संपर्क से बहुत पहले ही मगध में ये अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी, है ना। इसमें कह रहा है ना कि लौह तकनीक गंगा घाटी में हमलावर मैसेडोनियाई सेनाओं द्वारा लाई गई थी, ऐसा नहीं थी, मगध के समय ही स्थापित हो चुकी थी। और स्टेटमेंट 2 देखें, ये आपका सही है। स्टेटमेंट 2 देखें। मध्य गंगा के मैदानों में कृषि विस्तार के लिए लोहे के हल की उपलब्धता और व्यापक उपयोग एक निर्णायक कारक था, और इस क्षेत्र के घने उष्णकटिबंधीय जंगल, विशेष रूप से तराई और जड़ों मैदानों की कठोर जड़ शैली वनस्पतियों को पहले की अवधि के नरम तांबे या कांस्य के औजारों से प्रभावी ढंग से साफ और जोता नहीं जाता था। लोहे के फालों ने तकनीकी रूप से भारी जलोढ़ मिट्टी को तोड़ना और पलटना तथा खेती के लिए जंगली क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से साफ करना संभव बना दिया था, और जिससे सीधे तौर पर उस कृषि विस्तार को बढ़ावा मिला जिसमें मगध के आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को आधार प्रदान किया था। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, ये भी आपका गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। क्योंकि मगध को दक्कन से लौह अयस्क आयात करने की आवश्यकता नहीं थी। मगध के मुख्य क्षेत्र के ठीक बगल के क्षेत्रों में, विशेष रूप से आधुनिक झारखंड के सिंहभूम जिले और छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जो कि बिहार के प्राचीन मगध क्षेत्रों के निकट स्थित है। और लौह अयस्क की यह स्थानीय उपलब्धता स्वयं उन संरचनात्मक लाभों में से एक थी जिसने मगध को प्रतिद्वंदी महाजनपदों पर निर्णायक सैन्य और कृषि बढ़तता दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवंती के एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र और कभी कभी उसकी राजधानी के रूप में जुड़ा हुआ है। ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी महेश्मती, डी चंपा। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि महेश्मती है। आइए महेश्मती के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें। देखिए महेश्मती एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और अवंती साम्राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जबकि उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी थी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी और कौशाम्बी आपका वत्स महाजनपद की राजधानी थी, और आपका चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में कथनों पर विचार करें। उन्हें 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। उन्होंने पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए एक शक क्षत्रपों को पराजित किया था। और बताइए इसमें कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी और इसकी तिथि 319 से 320 ईस्वी मानी जाती है। गुप्त संवत के रूप में जाना जाने वाला यह काल आपका गुप्त शाही अधिकार की औपचारिक घोषणा का प्रतीक था और गुप्त अभिलेखों एवं शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक कैलेंडर प्रणाली बनाया गया था। और स्टेटमेंट दोस्तों आपका 2 भी सही है लेकिन 3 गलत है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं ही। जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि उन्होंने पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए शक क्षत्रपों को पराजित किया था, बल्कि ऐसा नहीं है। शक क्षत्रपों की हार और पश्चिमी भारत का विलय चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पूरा किया गया था, न कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेगी इसमें, और जबकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसको पराजित किया गया था क्षत्रपों को, ठीक है। पश्चिमी क्षत्र की बात करें, इसको शकाह बोलते हैं, जिन्होंने कई शताब्दियों तक मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर नियंत्रण रखा था और एक दुर्जय क्षेत्रीय शक्ति थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम पश्चिमी क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराया था और इन क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। नए अधिकृत पश्चिमी क्षेत्रों पर अपनी वैधता मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रप सिक्कों के आधार पर चांदी के सिक्के जारी किए थे, जो उन क्षेत्रों में सत्ता परिवर्तन को आसान बनाने की एक जानबूझकर अपनाई गई राजनीतिक रणनीति थी। और इस पश्चिमी विजय ने गुप्त साम्राज्य को आकर्षक पश्चिमी समुद्री व्यापार मार्गों और बंदरगाहों तक सीधी पहुंच प्रदान की थी, जिसमें इसकी वाणिज्यिक और आर्थिक पहुंच में काफ़ी वृद्धि हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम की क्षेत्रीय उपलब्धियां काफ़ी हद तक मध्य गंगा के मैदानों तक सीमित थीं और उन्होंने वह नींव रखी थी जिस पर उनके पुत्र समुद्रगुप्त और पोते चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया था। दोस्तों इसका मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि पद्धतियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। पुरातत्वीय साक्ष्यों से पता चलता है कि बनवाली में चावल की काफ़ी मात्रा पाई गई थी, जो वहाँ का मुख्य भोजन था। क्या ऐसी बात सही है? और स्टेटमेंट 2 कह रहा है सिंधु घाटी लोग कपास की खेती करने वाले सबसे पहले ज्ञात लोग थे और जिसे यूनानियों में सिंध में क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति के कारण सिंडोन कहा जाता था। तो दोस्तों इसमें केवल आपका 2 जो कथन है वो सही है, बाकी पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि वर्तमान हरियाणा में स्थित एक प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल बनावली मुख्य रूप से जौ और गेहूँ की खेती से जुड़ा था, न कि चावल के लिए। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पुरातत्वीय खुदाई से इस स्थल पर अत्यधिक मात्रा में जौ की उपस्थिति का पता चलता है ना। स्टेटमेंट 2 है बिल्कुल आपका सही है। और स्टेटमेंट 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में निम्न पुरापाषाण काल संस्कृति से संबंधित है? पैसारा, समनापुर, मेहरगढ़ या लोथल? दोस्तों पैसारा यानी कि आपका ये कहाँ पे है? ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित पड़ता है, जिसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं पैसरा क्या है। पैसरा एक जगह है जो कि मुंगेर में पड़ती है और पैसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण कालीन युगीन निवास और कारखाना है और यह विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की खुदाई में पत्थर के ब्लॉकों और खंभों के खड्डों की कतारें मिली हैं, जो कि आदि मानवों द्वारा बनाई गई और प्रारंभिक संरचनात्मक गतिविधियों, अस्थायी फूस की छतों या हवा से हवाओं के बचाव के लिए बनाई गई ओट हैं का दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चिरांद भारतीय प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और जो निम्नलिखित में से संबंधित है। बताइए कहाँ पे है? हस्त कुल्हाड़ियों से संबंधित है, नवपाषाणकालीन अस्थि औजार से संबंधित है, या हड़प्पाकालीन मोहरें या लोहे के औजार? तो दोस्तों ये नवपाषाणकालीन अस्थि औजार से संबंधित है। तो दोस्तों बेसिकली ये बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल रहा है, जो कि अपने नवपाषाणकालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध था। चिरांद में नवपाषाण काल संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हड्डियों से बने औजारों और हथियारों का विशाल और समृद्ध संग्रह है, जो कि विशेष रूप से हिरण के सिंगों से बने होते हैं और यह इसे असाधारण रूप से दुर्लभ बनाता है, क्योंकि भारत में एकमात्र अन्य प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में स्थित बुर्जहोम से है, जो हर तरह इस तरह के व्यापक अस्थि औजार उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों मैं कुछ मैपिंग लेकर के आया हूँ, ठीक है, ये स्थल को लेकर के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चिरांद के बारे में आपने पढ़ लिया, इसमें आपका बुर्जहोम, मेहरगढ़ और कोहलेवा और पिकली हाल, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पूछा है तो इसके आगे भी स्टेटमेंट या कथन पूछने की संभावना ज़्यादा है और मिलाने के लिए ज़्यादा आता है।
तो दोस्तों आपको जो बुर्जहोम है वो आपका कश्मीर में पड़ता है और ये गड्ढे वाले आवास और हड्डी के औजार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मेहरगढ़ देखें तो ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ये प्रारंभिक कृषि, इसमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और कोल्डेहवा की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में पड़ता है। ये चावल की खेती के सबसे शुरुआती प्रमाण यहीं से मिलते हैं। पिकली हाल देखें तो आपका ये कर्नाटक में है, साउथ इंडिया में। और राख के टीले इनको मवेशी चराने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें आपका इसमें कहा गया कि सही मिलान कौन सा है। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन और उनकी राजधानी मुख्यालयों के संबंध में है। उत्तरापथ क्या उत्तर पश्चिमी राजधानी नगर तक्षशिला से सीधे शासित होती थी। दक्षिणापथ जिसमें आपका सुवर्णगिरी के दक्षिणी स्वर्ण खनन केंद्र से प्रशासित होती थी। अवंती रथ नवविजित पूर्वी राजधानी तोसलों से नियंत्रित होती थी। कलिंग इसका प्रबंधन उज्जैन के प्रमुख पश्चिमी व्यापारिक केंद्र से किया जाता था। तो बताइए इसमें कितने कथन सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा तो सुमेलित है, लेकिन तीसरा चौथा सुमेलित नहीं है। अवंती वाला देखते हैं क्यों सुमेलित नहीं है। अवंती रथ अवंती क्षेत्र पर केंद्रित पश्चिमी प्रांत अवंती रथ का प्रशासन उज्जैन से होता था, ना कि तोसली से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। युग्म 4 की बात करें, ये भी गलत है, क्योंकि जो कलिंग है वो कलिंग का प्रशासन उज्जैन से नहीं बल्कि तोसली से होता था। ये उल्टा ऊपर नीचे का कर दिया, ओवरलैप कर दिया है, इसलिए गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित कच्चे माल और उनसे संबंधित क्षेत्रों की युगों पर विचार करें। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खादान से, सोना आपका कच्छ क्षेत्र से, टिन छोटा नागपुर पठार से, लाजवर्द अफगानिस्तान से। तो दोस्तों इसका भी केवल 2 ही कथन सुमेलित हैं, क्योंकि अगर पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन को अपने तांबे का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान की खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त होता था, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो सही है। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सोना मुख्य रूप से अफगानिस्तान, ठीक है, और दक्षिण भारत विशेष रूप से कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था, ना कि कच्छ क्षेत्र से। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। और जो तीसरा स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में टिन एक दुर्लभ धातु थी, है ना, और ये संभवतः इसे मुख्य रूप से अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, ना कि छोटा नागपुर से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, लाजवत मणि जो है, जिसको नीली मणि के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली ये अफगानिस्तान में ही थी, ये तो सही है आपका। इसको लैपिस लाजुली बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट अगर 1 देखें, हाँ 11 देखें, इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्युओं के संबंध में कथन को विचार करें। वे आर्यों के समान ही देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण पर आधारित थी। उनके प्रमुख को त्रिस्तरस दस्यु के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसमें आश्चर्य की बात है, इसमें तीनों कथन गलत हैं। आइए देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्यों कथन गलत हैं। देखो, ऋग्वेद में दस्युओं और गैर आर्य देवताओं के उपासक के रूप में वर्णित किया गया है। आर्य लोग देवताओं की पूजा करते थे, जबकि दस्युओं को अक्सर व्रत जैसी शत्रुतापूर्ण या राक्षसी शक्तियों से जोड़ा जाता था। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है। ऋग्वेद में दस्युओं और किलेबंद बस्तियों वाले मवेशियों और सोने सहित धन संपन्न और इतने शक्तिशाली बताया गया है कि उन्हें पराजित करने के लिए इंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। एक है त्रदस्यु, जो कि दस्यु सरदार नहीं थे, वे ऋग्वेद से में वर्णित एक आर्य सरदार थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जगद्दला महाविहार के संबंध में है। इसकी स्थापना पाल वंश के परवर्ती काल में वीरेंद्र क्षेत्र में पाल नरेश रामपाल द्वारा की गई थी। यह उन केंद्रों से आए वज्रयान विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जो अब पतन की ओर अग्रसर थे, और इसने संस्कृत तांत्रिक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में विशेषज्ञता हासिल की थी। और इसका मुख्यालय पुस्तकालय परिसर धर्मगंज बगाल डेल्टा में मानसूनी बाढ़ से ताड़पत्र पांडुलिपियों की रक्षा के लिए भूमिगत शैल कर्तित भंडारगृह के रूप में निर्मित किया गया था। अब बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा तो सही, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। जो धर्मगंज था नामक एक पुस्तकालय परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का था, ना कि जगदल का, इसलिए गलत हो जाएगा। और थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। होयनसांग का विवरण स्पष्ट रूप से धर्मगंज की पहचान नालंदा के पुस्तकालय के रूप में करता है, और इसे कई बहुमंजिला इमारतों से बना हुआ बताया गया है। पूर्वी क्षेत्र में पाल युगीन महाविहारों की वास्तुकला विशिष्ट रूप से एक संरचनात्मक लेआउट में पकी हुई टेराकोटा ईंटों से बनी थी, न कि चट्टानों को काटकर। ठीक है,
जो पश्चिमी भारत या दक्कन वास्तुकला की एक विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह मौर्य काल में सुदर्शन झील के निरंतर प्रशासनिक रखरखाव का विवरण दर्ज करता है और स्कंदगुप्त ने झील के पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने हेतु विष्टि नामक एक विशेष आपातकालीन कर लगाया था। पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। चक्रपालित ने स्वयं सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध की मरम्मत का काम देखा और उसे पूरा किया। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसमें 1, 3 और 4 तो सही हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है, क्योंकि गुप्त काल की प्रशासनिक शब्दावली में विष्टि का तात्पर्य प्रजा से वसूले जाने वाले बेगार श्रम या अनिवार्य श्रम सेवा से था, ना कि किसी विशेष आपातकालीन कार्य से था, है ना। तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। प्राग्ज्योतिष का प्राचीन राज्य वर्तमान में भारतीय किस राज्य में स्थित था? असम, ओडिशा, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये चीज़ असम में था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मौर्य काल में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रबाहु, स्थूलभद्र या महावीर या सुदर्मन। तो दोस्तों स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। आप सब जानते हैं बहुत संगीतों के बारे में, जैन संगीतों के बारे में। और क्वेश्चन नंबर अगर 15 देखते हैं, 15 हो गया है, 16 पे बढ़ते हैं। हर्ष के शासनकाल के दौरान धार्मिक सभाओं के संबंध में कथनों पर विचार करें। कन्नौज सभा का आयोजन महायान सिद्धांतों के प्रचार और अहिंसा के सम्मान के लिए किया गया था। प्रयाग महामोक्ष परिषद ब्राह्मणों को दान देने के लिए आयोजित एक वार्षिक धर्मार्थ कार्यक्रम था। तो दोस्तों इसमें केवल एक कथन सही हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत है। दूसरा देखते हैं कि बोला था, क्योंकि प्रयाग महामोक्ष परिषद वार्षिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये पंचवर्षीय आयोजन था, इसलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक ने मुख्य रूप से कुषाणों को उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण दीनार बड़ी संख्या में मात्रा में जारी करने में सक्षम बनाया था? ए, कोलार क्षेत्र में गहरी खादानों से सोने की खनन पर एकाधिकार, सिल्क रूट व्यापार पर परागमन शुल्कों से भारी राजस्व, पराजित शुंग राजकोष से धन की जब्ती, या केरल में रोमन बुलियन के बदले लोहे के औजारों का आदान प्रदान। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में उल्लिखित प्राचीन नाम मेलुहा से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये अभी करंट में चर्चा में था, तो बताइए। अगर आपने करंट पढ़ा होगा तो आपको ये शब्द मिल जाएगा उसमें, क्योंकि ये चर्चा में था अभी। सिंधु क्षेत्र, मिस्र, फारस या मध्य एशिया। तो दोस्तों जो मेलुहा शब्द है वो सिंधु क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार आमतौर पर मेलुहा को सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के रूप में मानते हैं, और क्योंकि मेसोपोटामिया में कई हड़प्पाकालीन मोहरें मिली हैं और साक्ष्य बताते हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच सक्रिय व्यापार था, और हड़प्पावासी समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों के माध्यम से तैयार माल का निर्यात और कच्चे माल का आयात करते थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच स्थित दिलमुन, जो कि वर्तमान का बहरीन है, गल्फ कंट्री में है, और मकान जैसे मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है ना। इसके क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नागरिक प्रशासन के संबंध में एक सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों आपका जो प्रथम मंडल था तो वो उद्योगों और कारीगरों का पर्यवेक्षण से संबंधित था, और आपका जो सेकंड मंडल है वो विदेशियों की देखभाल और निगरानी को लेकर के था, और जो आपका तृतीय मंडल है वो आपका जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ठीक है। आपका जो चतुर्थ मंडल है वो आपका व्यापार, वाणिज्य, बाट और माप का विनियमन। तो दोस्तों इसका सही मिलान आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ए, कताई के चक्के कताई की प्रथा को दर्शाते हैं। ईंटों से बनी विशाल संरचनाएं राजमिस्त्रियों के एक वर्ग के अस्तित्व का संकेत देती हैं। हड़प्पावासी नाव बनाने की तकनीक से अपरिचित थे। तो दोस्तों बताइए बी का क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका सही, इसका आंसर बी हो जाएगा 20 वाले का। इसमें 1 और 2 सही, लेकिन 3 स्टेटमेंट गलत है। क्यों? हड़प्पावासी नौका निर्माण से परिचित थे और व्यापार और परिवहन के लिए अरब सागर में नौकायान का अभ्यास करते थे, क्योंकि इसमें कहा गया ना कि हड़प्पावासी नाव बनाने की तकनीकों से अपरिचित थे, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में है। श्वेतांबर भिक्षुओं को सफ़ेद वस्त्र पहनने की अनुमति थी और दिगंबर परंपरा में महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इन दोनों संप्रदायों का विभाजन महावीर के जीवन काल में हुआ था। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि इनका जो विभाजन था तो यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के बीच जो औपचारिक विभाजन था महावीर के जीवन काल में नहीं हुआ था, बल्कि यह विभाजन धीरे धीरे स्पष्ट हुआ था और संस्थागत रूप से निर्णायक रूप से केवल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन परिषद के समय ही बना था, जो कि महावीर के निर्वाण के लगभग 2 शताब्दियों बाद का समय था, और जब धार्मिक ग्रंथों, मठवासी प्रथाओं और नग्नता के प्रश्न पर विवाद दो अलग अलग और असंगत सांप्रदायिक स्थितियों में परिणत हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मौर्यकालीन कर प्रणाली के संबंध में है। भाग प्रमुख वो राजस्व था जो कृषि उपज में राजा के पारंपरिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता था। बलि पूरी तरह से एक स्वैच्छिक धार्मिक भेंट के रूप में कार्य करती थी। इसमें राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की अनिवार्य वसूली का कोई स्थान नहीं था और हिरण्य एक विशेष प्रकार का कृषिकर था जिसमें वस्तु के रूप में नहीं बल्कि केवल नकद रूप में वसूला जाता था। तो दोस्तों इसका सही इसका आंसर 1 और 3 यानी कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से स्वैच्छिक नहीं थी, ठीक है, बल्कि जो मौर्यकालीन का राजकोषीय प्रणाली में जो बलि कोई स्वैच्छिक धार्मिक भेंट नहीं थी। यद्यपि वैदिक साहित्य में बलि शब्द का मूल अर्थ भेंट चढ़ाने से जुड़ा था, लेकिन मौर्य काल तक यह राज्य द्वारा प्राथमिक भाग करके अतिरिक्त वसूला जाने का एक अनिवार्य कर बन गया था। अर्थशास्त्र बलि को एक अनिवार्य राजकोषीय कर मानता है, जिसमें यह राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से वसूला जाने वाला कर बन जाता है, जिसमें स्वैच्छिकता का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। और आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हेलेनिस्टिक शासन टॉलेमी फिलाडेल्फस ने किस भूमध्य सागरीय राज्य में डायनोसियस को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? सीरिया, मैसिडोनिया, मिस्र या बैक्ट्रिया? दोस्तों ये आपका मिस्र से था, यानी कि जो टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र के टॉलेमिक साम्राज्य का शासक था, है ना, जो सिकंदर महान की मृत्यु यानी कि 323 ईसा पूर्व के बाद उसके साम्राज्य के विखंडन के परिणाम स्वरूप सिकंदर के सेनापतियों में से एक टॉलेमी प्रथम द्वारा स्थापित हेलेनिस्टिक राजवंश था, ठीक है ना। बाकी एक्स्ट्रा इतना फैक्ट ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर तक क्रम करना है। देखो दोस्तों, जितने भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के देखेंगे और जो यूपीएससी का स्टार्टिंग फेज़ था, यानी कि आप 2013 के बाद से जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो उन लोगों ने इसी तरीके से क्रम में क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। कुछ प्लेसेस देते थे, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो एंशिएंट के हों, चाहे, ठीक है, तो उनको पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, तो ऐसे क्रम सेट करने के लिए वो देते थे, ठीक है ना। तो देखो उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन आया है। तो बताइए इसका सही जो कालक्रम है या क्रमानुसार है, बताइए क्या होगा इसका सही। तो दोस्तों सुतका गेंडोर पहले आएगा, अमरी उसके बाद आएगा, फिर कोट दीजी उसके बाद आएगा, और थर्ड पे आपका मांडा आएगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। ये आपका क्रोनोलॉजी होगा, सही स्टेटमेंट आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें कह रहा है ब्राह्मी लिपि के संबंध में है। जेम्स प्रिंसेप ने 19वीं शताब्दी के दौरान प्राचीन ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। सभी मौर्य अभिलेखों में लिपि ऐतिहासिक रूप से दाईं से बाईं ओर लिखी जा गई है, और अशोक ने संस्कृत भाषा में अपने अभिलेखों की रचना करने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है। तो दोस्तों इसमें सही इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट 1 है यानी कि सी हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कहूँ दोस्तों, इसमें जो ब्राह्मी लिपि के बारे में ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 इसमें गलत हैं, कि पहला सही है। क्यों? क्योंकि जेम्स प्रिंसेप जो एक ब्रिटिश पुरातनपंथी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, और 1837 में ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और इस महत्वपूर्ण खोज ने अशोक के शिलालेखों के पूरे संग्रह के द्वार खोल दिए और प्राचीन भारतीय पुरालेख शास्त्र के क्षेत्र में क्रांति ला दी। और प्रिंसेप द्वारा लिपि के पढ़े जाने के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सबसे प्रभावशाली योगदान में माना जाता है।
जो आपका स्टेटमेंट 2 है गलत है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ना कि दाएं से बाएं। स्टेटमेंट 3 को गलत है, क्योंकि अशोक के शिलालेख संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि वे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और विशेष रूप से क्षेत्रीय प्राकृत बोलियों में से जो शिलालेख की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न थी। कंधार में पाए गए शिलालेख आंशिक रूप से ग्रीक और अरामाइक भाषा में हैं, जो उन सीमावर्ती क्षेत्र की भाषाई वास्तविकता को दर्शाते हैं। शाही शिलालेखों की प्रमुख भाषा के रूप में संस्कृत का उदय केवल गुप्त काल के दौरान हुआ था। अशोक द्वारा प्राकृत का जानबूझकर किया गया उपयोग आम लोगों तक उनकी रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा में पहुंचाने का एक सचेत राजनीतिक और संचारी संबंधी विकल्प था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें मिलान वाली बात कही गई है, यानी कि आपको हड़प्पाकालीन शब्दावली और संबंधित विशेषताएं तो आपको मिलानी है। तो दोस्तों इसमें ABCD तीनों विशेषताएं बिल्कुल सही मिली हुई, यानी कि पशुपति मोहर योग मुद्रा से है, लिंग प्रतीक आपका प्रजनन मुद्रा से पूजा से है, और दिलमुन आपका एक व्यापारिक केंद्र था जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और मेसोपोटामियाई और अभिलेख था वो आपका मेलुहा से संबंधित था, यानी कि सही इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों के और उनके विशिष्ट योगदानों के संबंध में है। जो आपका अमर सिम्हा, उन्होंने बताइए अमर सिमरा है, धन्वंतरी हैं, वरची हैं और शंकु। ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको चारों युग में सही हैं, यानी कि जो अमर सिम्हा हैं इन्होंने एक संस्कृत कोश की रचना की थी, जिसमें वर्णानुक्रम के बजाय अर्थ श्रेणियों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। धन्वंतरी मंदिर वास्तुकला के संरचनात्मक अभियांत्रिकी सिद्धांतों पर ग्रंथ थे। जो आपको वरुरुचि थे प्राकृत भाषा के व्याकरणिक नियमों पर मानक ग्रंथों की रचना की थी। आपको जो शंकु थे वो खगोल विज्ञान और ग्रहों की गतियों की गणितीय गणनाओं में विशेषज्ञता हासिल की थी। तो सही बात है। और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 28। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपके केवल 2 युग्म सही हैं, यानी कि पहला सही है और आपका तीसरा सही है, और दूसरा और आपका चौथा गलत है। आइए देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि धन्वंतरी एक चिकित्सक और आयुर्वेद के विद्वान थे, न कि मंदिर वास्तुकला के, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और आपका जो कथन नंबर 4 है, यानी कि जो नवरत्न परंपरा में खगोल विज्ञान और ग्रहों की गणितीय गणनाएं व्यवहार में ही से जुड़ी हैं, न कि बृहत संहिता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हड़प्पा लिपि का सबसे पहला नमूना सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? ये तो आप जानते ही हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1823 में देखा गया था। अब पता है अब कहाँ देखा गया था, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मुख्य रूप से 16 और उसके गुणकों यानी कि 16, 24, 160 पर आधारित एक मानकीकृत वजन, अरे यार ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, यहाँ पे टाइप मेरे पास गलत हो गया है, रुकिए मैं इसको सही करता हूँ। दोस्तों आपका जो हड़प्पा लिपि का सबसे पहला नमूना सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कहाँ नहीं बल्कि कब देखा गया था। ठीक है, तो 1853 में देखा गया था। ठीक है। 29 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार करें। व्यापार और लेन देन के लिए बाट प्रणाली में मुख्य रूप से 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया जाता था। इस क्षेत्र से प्राप्त उत्कीर्णित मापन छड़ें विशेष रूप से कांसे की बनी थी। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन आपका जो 2 है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मापने के उपकरण केवल कांसे से ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि पुरातत्वविदों ने लोथल में हाथी दांत से बने और मोहनजोदारो में शंख से बने मापने के तराजू भी पाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। हर एक काल के दौरान मगध की सामाजिक संरचना के संबंध में कथनों पर विचार करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो BPSC एग्ज़ाम है इसमें आपके जो एंशिएंट के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे आपका मगध हो गया और हाँ मगध ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और चंद्रगुप्त का कार्यकाल, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में धनी भूस्वामी का उल्लेख गृहपति शब्द के रूप में किया गया है। हर्यक शासकों ने मगध में वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। प्रशासन ने शूद्र व्यापारी संघों में शीर्ष अधिकारियों का नियुक्ति की थी। तो बताइए इसमें कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि जो आपका 30 वाला क्वेश्चन है इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है।
क्यों? अब 2-3 क्यों गलत हैं? क्योंकि हर्यक वंश जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों से जुड़ा था, मुख्य रूप से सैन्य विस्तार, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक संगठन पर केंद्रीकृत था और इस पूरी अवधि के दौरान वर्ण व्यवस्था प्रमुख सामाजिक ढांचे के रूप में कार्य करती रही थी। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर्यक काल के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी ब्राह्मण और क्षत्रिय पृष्ठभूमि से लिए गए थे, जो कि उस काल के स्थापित सामाजिक पद अनुक्रम के अनुरूप था। यद्यपि इस अवधि के दौरान व्यापारी संघों ने काफ़ी आर्थिक प्रभाव प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनकी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका औपचारिक राज्य प्रशासन से अलग रही थी, जो कि मौजूदा वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था को ही दर्शाता है। इसीलिए गलत हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखें। किस मौर्य शासक ने श्रवण बेलगोला में संलेखना का जैन व्रत किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने किया था, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के मुख्य विषय का सही वर्णन करता है। हिंद यूनानी आक्रमणों का एक ऐतिहासिक विवरण, वेदी निर्माण के नियमों पर आधारित एक गणितीय ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण के नियमों पर एक व्यवस्थित ग्रंथ, या जस्ता और तांबे के निष्कर्षण पर एक नियमावली। तो बताइए दोस्तों, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है बेसिकली किस लिए वो लिखी गई है, ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ये संस्कृत व्याकरण के नियमों पर एक व्यवस्थित ग्रंथ है। ठीक है, अब ये नियम क्या हैं, तो इतना डेप्थ में कभी जाएगा नहीं, बस ओवर पूछते हैं, बस वही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा के शहरों को मेसोपोटामिया के शहरों से अलग करती है? लोहे के औजारों का उपयोग, वर्णमाला लिपि, या योजनाबद्ध जल निकासी प्रणाली, या पिरामिड निर्माण? तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि योजनाबद्ध जल निकासी प्रणाली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और स्थिति के संबंध में बताना है। भानुगुप्त का ऐरण स्तंभ अभिलेख सती प्रथा का सबसे प्राचीन तिथि युक्त पुरालेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। कात्यायन स्मृति ने विधवाओं को अनेक दिवंगत पति की संपत्ति के किसी भी हिस्से का उत्तराधिकार प्राप्त करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया था। कामसूत्र ग्रंथ में यह संकेत मिलता है कि उच्च वर्ग की शहरी महिलाओं को विभिन्न ललित कलाओं में औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। बताइए तो सही इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें 1 और 3 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो आपका है वो गलत है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों पर कात्यायन का दृष्टिकोण पहले के धर्मशास्त्र अधिकारियों की तुलना में विशेष रूप से अधिक प्रगतिशील था। क्यों? क्योंकि कात्यायन ने स्पष्ट रूप से स्त्री धन की परिभाषा का विस्तार किया था और पुरुष उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में एक विधवा के अपने मूल पति की संपत्ति की विरासत के पाने के अधिकार को मान्यता दी थी, जो मनु जैसे पहले के स्मृति लेखकों द्वारा अपनाए गए प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण के सीधे विपरीत था। विधवा उत्तराधिकार अधिकारों की उनकी मान्यता धर्मशास्त्र परंपरा के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव थी और इसे अक्सर उत्तर गुप्त काल में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रति विकसित होते कानूनी दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट सही है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कहा गया है कि शिक्षित उच्च वर्ग की शहरी महिलाएं, विशेष रूप से जो नागरिक शहरी अभिजात वर्ग को कहा गया है समाज में से संबंधित थी, उनमें 64 कलाओं में प्रशिक्षित होने की अपेक्षा की जाती थी और इन कलाओं में संगीत, नृत्य, चित्रकला, कविता, फूलों की सजावट और कई अन्य ललित कलाएं तथा व्यवहारिक कौशल शामिल थे। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में शिक्षित शहरी अभिजात वर्ग की महिलाओं के लिए कलात्मक और सौंदर्य कौशल में औपचारिक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में है। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और इसकी रूपरेखा सुनियोजित थी, जिसमें आवासीय विहार और मंदिर चैत्य एक केंद्रीय अक्ष के साथ संरेखित थे। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं। दाखिले की प्रक्रिया अत्यधिक विकेंद्रीकृत थी और इसने स्थानीय आबादी के लिए उनकी पिछली धार्मिक शिक्षा की परवाह किए बिना खुले नामांकन की अनुमति दी थी और द्वार पंडित नामक एक विशेष द्वारपाल मुख्य परीक्षक के रूप में कार्य करता था, जो बौद्धिक रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिए उनसे कठिन दार्शनिक प्रश्न पूछता था। बताइए, बेसिकली ये कहा गया है कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें जो आपका प्रवेश परीक्षा थी वो बेसिकली एंट्रेंस आधारित थी, उसकी बात कही गई है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है,
यानी कि सी आंसर सही हो जाए, लेकिन 2 इसका गलत है, क्योंकि जो दाखिले की प्रक्रिया थी बेसिकली वो विकेंद्रीकृत था, ना ही सबके लिए खुला था। ठीक है, नालंदा में दाखिला ना तो विकेंद्रीकृत था और ना ही सबके लिए खुला था, क्योंकि बेसिकली ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन लेते थे, जबकि वर्तमान में एनटीए नहीं लेता है, वैसा ही ये भी था। 36 देखते हैं। चित्रित दूसरे मृतभांड यानी कि जो स्थलों पर उत्तर पश्चिम हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों के साथ पाए गए हैं, सामान्यतः किससे संबंधित थे? मौर्य काल के लोग से, महापाषाण कालीन संस्कृति से, कुषाण से या वैदिक लोग से? तो दोस्तों ये वैदिक लोग से संबंधित थे। 37 देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको मिलाने के लिए कहा गया है, यानी कि जो आपका नोसोस यानी कि आपका पुरावशेष है और संबद्धता है। जो आपका नोसोस है तो वो आपका उन्नत जल निकासी प्रणाली को दर्शाता है। चित्रित दूसरे मृतभांड हैं तो वो आपका वैदिक संस्कृति से संबंधित है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आपका बाद के चरण में सुरक्षा के संकेत को दर्शाता है। हड़प्पा लिपि की बात करें तो ये स्वदेशी चित्रलिपि को दर्शाता है। ठीक है, इसका सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपाला के योगदान का सही वर्णन करता है? उन्होंने एक त्वचा रोग से अपने ठीक होने का वर्णन करते हुए ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना की थी। उन्होंने मौर्य राज्य की एक राजनयिक दूत के रूप में कार्य किया था। उन्होंने जैन आगमों पर एक टीका लिखी थी। उन्होंने चालुक्य करो के विरुद्ध बुनकरों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों सही इसका अपाला के बारे में देखें तो कथन ए ठीक वर्णन करता है, क्योंकि उन्होंने एक त्वचा रोग से अपने ठीक होने का वर्णन करते हुए ऋग्वैदिक सूक्तों की रचना की थी। ठीक है, 39 देखते हैं। पतंजलि द्वारा अष्ट के नाम धनवा कहे गए कबीले निम्नलिखित में से किस परंपरा के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि साइरस महान के आक्रमण का प्रतिरोध के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कह रहा है कि जैन धर्म के शाही संरक्षकों के संबंध में है। खारवेल ने अपनी उपलब्धियों को हाथी गुम्फा अभिलेख में दर्ज किया है। खारवेल नंदी द्वारा ले जाई गई जैन प्रतिमा को वापस लाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण करवाया था और कदम शासकों ने जैन संस्थानों का समर्थन किया था। तो बताइए। तो दोस्तों इसमें 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आपका 3 स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ऋग्वण बेलबोला में बाहुबली की विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंडराय से ने लगभग 981 ईस्वी में करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध श्रवण बेलगोला से जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगिरी पहाड़ी पर उनके संलेखना द्वारा देहत्याग की घटना से जुड़ा है। किंतु गोमतेश्वर प्रतिमा से उनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि यह प्रतिमा उनके निधन के 1000 वर्ष से भी अधिक समय बाद स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखते हैं। 41 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में है। वे दैनिक जीवन में कांसे के औजारों का व्यापक रूप से उपयोग करते थे। उनकी लिपि मिस्र की लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है और वे बहुत विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए थे। तो दोस्तों इसमें आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत हैं। क्योंकि ये क्यों गलत है इसके बारे में देख लेते हैं। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, फिर भी वे अपने दैनिक जीवन में कांसे का व्यापक उपयोग नहीं करते थे। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिश्र धातु बनाने हेतु आवश्यक टिन दुर्लभ था और इसे आयात करना पड़ता था। ठीक है ना, तो इसलिए कांसे एक विलासितापूर्ण धातु थी जिसका उपयोग मुख्यतः विशेष शिल्पकला, हथियारों या मूर्तियों के लिए किया जाता था। स्टेटमेंट 2 है वो भी आपका गलत है, क्योंकि हड़प्पा लिपि, जिसे अक्सर सिंधु लिपि भी कहा जाता है, एक स्वदेशी मुख्य रूप से चित्रात्मक या लोगों को सिलैबिक लिपि है और इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। और यह मिस्र के चित्रलिपि या मेसोपोटामियाई जो कि इलाकार लिपि से है ना, तो काफ़ी मिलती जुलती है और ना ही इसे कोई सिद्ध भाषा संबंध है ना। तो 42 देखते हैं। कौन सा बौद्ध सिद्धांत अस्तित्व में कारण और प्रभाव के विचार की व्याख्या करता है? ए अनेकांतवाद, बी प्रतीति समुत्पाद, सी स्यादवाद या डी ब्रह्मचर्य? तो दोस्तों आपका जो प्रतीति समुत्पाद है वो बौद्ध सिद्धांत के अस्तित्व का कारण प्रभाव के विचार की व्याख्या करता है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जो प्रतीति समुत्पाद है वो इसका अर्थ होता है कि आश्रित उत्पत्ति या शर्तों पर आधारित सह उदय बौद्ध दर्शन के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है और यह अस्तित्व, दुख तथा मुक्ति के संबंध में बुद्ध की समझ का सैद्धांतिक आधार निर्मित भी करता है। ठीक है,
बाकी इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 43 देखते हैं, ऋग्वेद के संबंध में है। मंडल 2 और मंडल 7 सबसे प्राचीन भाग माने जाते हैं। मंडल 1 मंडल 10 को बाद में जोड़ा गया था और ऋग्वेद मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों पहला दूसरा तो सही है, लेकिन जो आपका ऋग्वेद है, जो स्टेटमेंट 3 है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद की रचना प्राकृत में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी रचना मौखिक रूप से संस्कृत के एक प्राचीन और अत्यधिक औपचारिक रूप में हुई थी, जिसे वैदिक संस्कृत का कहा जाता है। दूसरी और प्राकृत उन आम बोलचाल की भाषा के रूप के समूह को संदर्भित करता है, जो बहुत बाद में विकसित हुई है और आम जनता द्वारा बोली जाती थी। इनका बड़े पैमाने पर उपयोग बाद में बौद्ध और जैन ग्रंथों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मथुरा कला शैली के संबंध में है। मूर्तियाँ मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से तराशी गई थी और यह शैली गांधार कला के दिखाई देने वाले हेलेनिस्टिक प्रभाव से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी और इसकी प्रतिमा कला केवल महायान बौद्ध आकृतियों तक ही सीमित थी। तो दोस्तों इसमें सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा आंसर कथन गलत है। तो 1 और 2 तो सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका सही इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसकी जो प्रतिमा है कला केवल महायान बौद्ध आकृति तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य तक भी सीमित थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में है। देवगढ़ स्थित 10 अवतार मंदिर एक प्रारंभिक पत्थर का मंदिर है, जिसमें एक साधारण वक्राकार शिखर बना हुआ है। देवगढ़ मंदिर परिसर सपाट छत वाली द्रव्य स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है और भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर एक वास्तविक रेडिएटिंग मेहराब के प्रारंभिक संरचनात्मक उपयोग को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें आपका 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपका स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो उत्तरी भारत की नागर स्थापत्य परंपरा का अनुसरण करता है, जिसकी मुख्य विशेषता गर्भगृह के ऊपर बना वक्राकार शिखर है। द्रविड़ शैली जिसमें पिरामिड नुमा कई मंजिलों वाला विमान होता है केवल प्रादीपी भारत तक ही सीमित थी और यह शैली न तो देवगढ़ के मंदिर से मिलती है और न ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों या मध्य भारत में स्थित गुप्तकालीन किसी अन्य स्मारक में। ठीक है, 46 देखते हैं, मौर्य काल में कारीगरों और व्यापारियों के संगठित समूह को लिए सभा का किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? सभा, श्रेणी, समिति या और? तो दोस्तों सही सभी लोग जानते हैं बी, यानी कि श्रेणी का उपयोग किया जाता था। और क्वेश्चन नंबर 47 अब देखते हैं, आर्यों के संबंध में है। ऋग्वेद में आर्य बस्तियों के संबंध में स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जबकि कृषि का स्थान द्वितीयक था। पर्याप्त पुरातात्विक अवशेषों के अभाव का आंशिक कारण उनकी अर्ध खानाबदोश जीवन शैली को माना जाता था। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो आपका दोस्तों इसमें 2 और 3 तो सही हो जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट गलत 1 है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद एक साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ है, ना कि एक पुरातात्विक स्रोत, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इसमें कह रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों के संबंध में है। चीनी तीर्थयात्री और ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान शीलभद्र नालंदा के कुलपति थे और कुलाधिपति थे और जो योगाचार दर्शन के एक प्रमुख विद्वान थे। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का विस्तार किया था, जिसमें महायान बौद्ध धर्म और संस्कृत ज्ञान मीमांसा व विस्तृत रचनाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, वशिष्ठ ये आपका घटनाएं या पात्र या संबंधित विशेषताएं आपको सही मिलान करना है। यानी कि जो आपका वशिष्ठ है वो आपका भारत का पुरोहित हो जाएगा और आपका जो कुरु है वो भारत पुरु गठबंधन के बाद बना और आपका दश राज्य जो युद्ध है आपका वो परशुनी नदी पर संघर्ष हुआ था तो वहाँ पे था। और आपका जो पांचाल है यानी कि डी है तो उसका आपका बाद में कुरुओं के साथ गठबंधन किया था, ये आपका बी हो जाएगा। इसका सही इसका जो मिलान है वो आपका टोटली सी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें कह रहा है कि उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांडों का व्यापक प्रचलन किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये मौर्य काल से संबंधित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं कवर करने का टारगेट बनाया था। आइए मैंने इसको अच्छे से कवर करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है इसमें कुछ भी खामियां हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूं या मेरी भाषा आपको लेकर के आप सहज ना हो। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे इसको आप बता दीजिएगा, मैं इसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। और हाँ,
ये वीडियो कंटिन्यूस रहेगी, 50 क्वेश्चन डेली में कराऊंगा, हर सब्जेक्ट की कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ईयरफोन निकालना है, ईयरफोन लगा करके आप मेरी वीडियो को करना स्टार्ट कर देना। और इस वीडियो को स्टार्ट जब करेंगे, आप चाहे खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस इसका सुनते रहना। मैं पूरी तरीके से ऐसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि आपको देखना भी ना पड़े, बस आप सुनते रहें और आपका पूरा काम हो जाए, ठीक है ना। और इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डीप पढ़ता हूँ। मेरे पास जितना नोट्स बना हुआ है मैं सारा पढ़ता हूँ, ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को अच्छे से करिएगा, ठीक है। गुड बाय।